नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि पिछले सेशन में मैंने आपको जो आपके एसपी पटवारी जेबीटी कमीशन में आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पता है इकोनॉमिक के अंदर आपको यहाँ पे 4 यूनिट मैंने आपको बताए थे। पहली डेवलपमेंट, दूसरा आप सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तीसरा आपका मनी एंड क्रेडिट और चौथा आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि आपका जो कह सकता हूँ सिलेबस है बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। आपको कुछ लिमिटेड चीजें पढ़नी है और जब आप इन लिमिटेड चीजों को पढ़ लोगे तो याद रखो आपको यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको इससे पहले 40 क्वेश्चंस की सीरीज भी करा रहा था, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक तरफ से पढ़ाऊंगा, यानी आपका सिलेबस अकॉर्डिंग, तो जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया था पहला, और आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे दूसरी जो आपकी यूनिट है जिसमें आपको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा आज हम यहाँ पे दूसरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी 4 लेक्चर में आपका टोटल कंप्लीट। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप टोटल सॉल्व कर ले जाओगे। तो करना क्या है, कल की तरह जैसे हमने आपको प्रोवाइड किया, सबसे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी, यानी जो आपका इससे बनने वाला थ्योरी है वो पढ़ना है, फिर आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर ये चीजें आपकी कंप्लीट। ऐसे ही आपको जियोग्राफी, साथ में आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको ध्यान देना है। आइए अब हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। पहला मैंने आपको यूनिट करा रखा है जो कि है आपका डेवलपमेंट, विकास, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा आपका कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब आपको ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो आपके भारतीय व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जो इसको अलग अलग प्रकार के सेक्टर में डिवाइड किया गया है। बस आपसे यही पूछेगा, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ध्यान दीजिएगा इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है ये क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा। तो याद रखिएगा पहला है आपका कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या होगा, तो याद रखिएगा दूसरा कौन सा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आपका कौन सा, टर्शियरी सेक्टर, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और तो आपको ये चीजें याद रखनी है। याद रखिए ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान देना है आपको। यहाँ से कई सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको ध्यान देना है। जस्ट एक मिनट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा कि जो आपका सेक्टर है ये क्या है, ये आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आपसे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे हम उसको आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे। फिर क्या बोला, डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि ये जो आपका इकोनॉमी कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको अलग अलग टाइप से बांटते हैं। जैसे इसमें आपको ऑर्गेनाइज यानी संगठित क्षेत्र, और आपका दूसरा कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित क्षेत्र। इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे, ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो पब्लिक यानी कि जो चीजें गवर्नमेंट चलाती है पब्लिक, और जो आपका कोई प्राइवेट व्यक्ति चलाता है उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा इसमें आपको ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा, पहला आपसे बोल रहा कि आर्थिक गतिविधि। अब ये कहाँ पे है आपको, तो यहाँ पे सिलेबस में दिख रहा कि आपको यहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटीज के बारे में पूछा है, तो वही चीजें पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो याद रखिएगा आर्थिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आर्थिक का मतलब आपको ध्यान देना है। सिंपल सा आर्थिक का मतलब क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा आर्थिक का जो महत्व होता है उसका मतलब आप एक तरीके से मनी से रिलेट कर सकते हो, पैसे से रिलेट कर सकते हो, या फिर कह सकता हूं कि आय से रिलेट कर सकते हो। तो याद रखिएगा एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब होता है कार्य करना, यानी कि हम क्या करें,
ऐसा कोई भी कार्य करें, यानी कि कोई भी कार्य जिससे हमें क्या मिले, पैसे मिले, इस प्रकार की गतिविधि को, इस प्रकार की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। यानी कि सिंपल सा है आपको कि आर्थिक गतिविधि का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कार्य करें, अगर उससे हमें क्या मिले, हमें उससे आय मिले, इनकम मिले, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा है कि आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी कार्य जिससे हमें क्या मिले, कोई भी कार्य जिससे हमें क्या मिले, तो याद रखिएगा जिससे हमें आय प्राप्त हो, हमें क्या मिले, आय की प्राप्ति हो, तो इसे क्या कहते हैं, आय प्राप्ति। तो इसको क्या कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आय प्राप्ति को ही इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर्थिक गतिविधि। गतिविधि का मतलब क्या होता है, तो गतिविधि का मतलब कार्य करना। तो आपको ध्यान देना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसके डेफिनेशन से ही पूछ ली जाती है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आर्थिक गतिविधि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा हुआ भी मिलेगा, क्या क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसे सभी कार्य जिनमें, मतलब कि ऐसे सभी कार्य जिनमें हमें क्या मिले, हमें आय अर्जित हो। आय अर्जित का मतलब, आय अर्जित का मतलब हमें पैसे की प्राप्ति हो, हमें पैसा मिले, इसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं, जैसे कि किसान क्या करेगा, खेती करेगा, जो व्यक्ति हैं, जो खेत से हमें कच्चे माल मिलेंगे उसको फैक्ट्री में बनाया जाएगा, यानी उद्योग होगा। इसके अलावा जो आपको सेवाएं जैसे प्रदान करे, बैंकिंग की सुविधाएं, एलआईसी की सुविधाएं, इस तरीके की जो सेवाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे, वो सारी, इन सारी चीजों से अब आपको पता है कि इनकम आएगी। इनका मेन मोटिव क्या है, याद रखिएगा, इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें मिलेगा आय। और ये हो गए कार्य, यानी कि कार्य करने से आय मिला, और इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक सॉरी यहाँ पे क्या कहेंगे, आर्थिक गतिविधि के नाम से जानते हैं, कह सकता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। सिंपल सा है, आपको ध्यान देना है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आपने यहाँ पे आगे देखा कि जो आपका सिलेबस में क्या है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको तीन पार्ट में डिवाइड है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं पहले अलग से समझा देता हूं, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, यहीं पे बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, जो आपके आर्थिक गतिविधि है, यानी कि कार्य किए जाते हैं, कार्य के आधार पे इस आर्थिक गतिविधि को, यानी इकोनॉमी एक्टिविटीज को हम अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र होता है, तो आपको ध्यान देना है, ये आपके तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा ये पार्ट है। तो मैं भी आपको जस्ट बता दे रहा, पहला होता है, आपको याद रखिएगा, पहला आपका, दूसरा, तीसरा आप इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विजिबल होगा ये कलर, उम्मीद कर रहा है ये विजिबल है, मैं फिर भी हटा दे रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा, जस्ट एक मिनट। ये आपका तीन पार्ट में डिवाइड है, इसके अलग अलग प्रकार के फील्ड होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तीन प्रकार के इसके क्षेत्र में बांटे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, इजी सा, मैं आपको थोड़ा सा अलग बता रहा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या कह रहा, मैं आपको बता रहा कि जो आर्थिक गतिविधि है उसको, उसके अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रकार के आपके सेक्टर हैं। उस सेक्टर को, सेक्टर में क्या आएंगे, क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, क्या मैंने बोला कि जो आपका आर्थिक गतिविधि है इसके क्षेत्र आपके अलग अलग, गतिविधि हैं इसके जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, आपके अलग अलग है। तीन पार्ट में आपके डिवाइड है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहला क्या है, आर्थिक गतिविधि कि तीन प्रकार है, कौन कौन सा, याद रखिएगा, पहला आपका, यहीं पे मैं लिखता हूं, पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हमें क्या मिले, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें और उससे क्या हो, आपको पैसा मिले,
पैसा मिले, इनकम मिले, आय मिले। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसमें हम क्या करें, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, प्राकृतिक जैसी कार्यों को करें और हमसे क्या मिले, हमें इनकम मिले, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं क्या कह सकता हूं, इसमें क्या हो, इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें और उससे हमें क्या मिले, पैसा मिले। जैसे कि आपका खेती हो सकता है, यानी कि खेती जो होगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि खेती जो है वो हमें नेचर के थ्रू मिली है। दूसरी चीज मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन। अब आपको मछली पालन क्या है, वो भी हमें किससे मिला है, तो आपको पता है वो हमें नेचर से मिला है। इसके अलावा जैसे माइनिंग होता है, खनन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि जो खनन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान देना है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के थ्रू। दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें एक और चीज मैं आपको इसमें बता दे रहा कि जैसे इसमें हमें क्या मिलेगा, मछली पालन, खेती से हमें अनाज मिलेंगे, यानी कि हमें क्या मिले, कच्चे माल मिल रहे हैं। जैसे गेहूं मिला, तो गेहूं क्या है आपका, एक प्रकार से कच्चा माल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री में ले जाने के बाद हम उससे अलग अलग प्रकार की, जैसे बिस्किट बनाओ, आटा बनाओ और भी अदर चीजें। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है। सिंपल सा आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या मिलेगा, कच्चे माल की प्राप्ति होगी। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। दूसरी चीज, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को उठा के फैक्ट्री में ले जाना और फैक्ट्री से अलग अलग नए प्रोडक्ट को बनाना, वो किसके थ्रू आएगा, तो आपको ध्यान देना है वो होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी जो आपका कह सकता हूं उद्योग होता है या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको ध्यान देना है वो होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है, इसमें हम क्या करेंगे, कच्चे माल को क्या करेंगे, याद रखिएगा, इसमें हम कच्चे माल को किस में कन्वर्ट करेंगे। मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। क्या मैं कह रहा इसमें कि हम इसमें कच्चे माल का उपयोग करेंगे और कच्चे माल का उपयोग करके क्या, इसमें मैं बोल रहा कि कच्चे माल को हम क्या करेंगे, कच्चे माल का उपयोग करेंगे और इसको हम तैयार माल के रूप में या फिर नए प्रोडक्ट के रूप में इसको बना करके मार्केट में सेल करें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कच्चा माल हमें किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र से। कच्चे माल से अगर हम तैयार माल को या सामानों, नए सामानों को बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका द्वितीयक क्षेत्र से। और क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है, जो उद्योग होता है, यानी उद्योग का मतलब इंडस्ट्रीज जो होती है, या फिर जो विनिर्माण का काम होता है, विनिर्माण का मतलब भी आपको बता रहा, उद्योग का भी मतलब आपको बता रहा। उद्योग का मतलब जो आपकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें सामान को ले जाना, और विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको याद रखना है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो आपका आने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। अब बच जाता है एक और, जिसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। तो तृतीयक क्षेत्र क्या होता है सर, तो याद रखिएगा, जो तृतीयक क्षेत्र होता है बहुत सिंपल सा ये भी है, इसमें क्या होगा, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं में जैसे सेवाएं प्रदान करने का मतलब सेवाओं को प्रदान करना। इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है बहुत सिंपल सा। इसमें जैसे आप, मैंने क्या बोला कि जो आपके बैंक वाले हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, ये सुविधा हमें प्रदान की जाती है। जैसे हमें सड़क हो गया, रोड हो गया, ये बना हुआ हमें मिलेगा, तो ये हमें सुविधाएं प्रदान करता है। LIC हो गया, जीवन बीमा, ये सब हमें क्या करती हैं, सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये सब क्या हुआ, सेवाएं हमें मिल रही, पुलिस के द्वारा हमें सेवाएं दी जा रही। तो ये जो सेवाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपका टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो है जैसे कि आपका बैंकिंग सुविधा, ये चीजें आपको ध्यान देना है। बैंकिंग आपका क्या, बैंकिंग सुविधा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो बैंकिंग जो सुविधा होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पूछेगा कि जो आपकी कृषि है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है, आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अभी मैं इनके MCQ आपको कराऊंगा। सिंपल सा, उम्मीद करता हूं आपको ये क्या लिखा गया आपको ये ध्यान देना है।
सेवाएं किसमें, तृतीय क्षेत्र में। अब आपको उम्मीद कर रहा है ये और ये आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। याद रखिए कई सारे एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपके भी एग्जाम में। इसके बाद बोल रहा कि स्वामित्व के आधार पे इसको अलग पार्ट से डिवाइड किया गया, यानी इनकम कमाया जाएगा बट उसको अलग टाइप से, ओनरशिप के आधार पे। यानी कि कंपनी जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से, तो आपको पता है, जैसे एक होगा सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर। पहला क्या हो जाएगा, ऐसा क्षेत्र जिसपे क्या हो, सरकार का हो। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब हक, एक प्रकार से अधिकार। तो याद रखिएगा ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या हो, सरकार का पूरा अधिकार हो, यानी कि इसमें कौन मेन होता है, इसमें आपका सरकार मेन होगी। तो ये क्या होगा, ऐसे क्षेत्र को हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसी कंपनियां जिनमें जिनको सरकार ने बनाई है या फिर ऐसी सुविधाएं जो सरकार दे रही, वो क्या है, वो आपका आ जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है, निजी क्षेत्र का सिंपल सा मतलब याद रखना है। जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें आपका आ सकता है रेल हो सकता है, डाक सुविधा हो सकती है, सड़क हो सकता है, इसी तरीके से आपका डैम्स हो सकते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपका सार्वजनिक क्षेत्र के। निजी का मतलब क्या हुआ, निजी का मतलब किसी निजी व्यक्ति का, किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है, निजी व्यक्ति का। जैसे कि आपने टाटा के बारे में सुना होगा, इसके अलावा आपने टिस्को, यानी कि आपने इस तरीके की जो टेस्ला ओस्ला ये सब आपने सुना होगा, तो ये सब किसके अंतर्गत, निजी व्यक्ति का होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसको क्या कहते हैं, निजी स्कूल हिंदी में कहते हैं। निजी अस्पताल भी हो जाएगा। इसके अलावा जो टाटा की चीजें मिलती हैं और भी ऐसे कई सारे उद्योगपति हैं, उनकी जो चीजें प्राइवेट है उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका पब्लिक सेक्टर यानी कि आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको 2 स्लाइड समझा दे रहा। रोजगार के आधार पे इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित का मतलब सर जिसमें सरकार ऐसी हमें नौकरियां प्रदान करे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपका पुलिस में है, तो वो होगा क्या, उसको सरकार सुविधाएं देंगी। क्या होगा इसमें, इसमें आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, या फिर कह सकते हैं सुरक्षित आपको नौकरी मिलेगी, यानी फिक्स भी होगा, सुरक्षित नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा और क्या होगा, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि क्या होता है आपको पता है, मेडिकल सुविधाएं होंगी। इसके अलावा आपको रिटायर होने पे भी पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो ये चीजें क्या आएंगी, इसको ऐसे ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं संगठित क्षेत्र, जहां पे चीजें फिक्स हो। और इसमें कौन होता है, इसमें सरकार काम करती है। असंगठित का मतलब कोई जैसे प्राइवेट कंपनी है, वो लोगों को हायर करे तो पता नहीं होता है कि वो कब निकाले जा सकते हैं या वो कब के लिए हैं, कितने टाइम के लिए। तो ये चीजें, उनकी जो नौकरियां वो फिक्स नहीं होती हैं, सुरक्षित नहीं होती हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ये हो जाएगा असंगठित क्षेत्र और यहाँ पे हो जाएगा संगठित क्षेत्र। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब। पहले होता क्या था, ज्यादातर लोग आपके खेती करते थे, किसमें, किस सेक्टर में आया, आपके प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे प्राथमिक से भी निकल रहे हैं, द्वितीयक से भी, और वो क्या कर रहे हैं, सेवाओं में जुड़ने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा, तो मैं आपको क्या कर रहा, मैं आपको एक प्रकार से सुविधाएं प्रदान कर रहा, तो मैं किस में आ गया, मैं आपका टर्शियरी में आ गया। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर प्राइमरी सेकेंडरी से निकल के आपके टर्शियरी में हो रहे हैं। तो इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को क्षेत्रीय असंतुलन के नाम से जानते हैं। बस सिंपल सा आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने थे, आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कुछ भी यहाँ पे छूटा हुआ नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यू का जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका यहाँ पे दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एमसीक्यू लगाते हैं ताकि हम क्या पढ़े हैं, हमें ये भी चीजें समझ में आ जाए। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है कि आय अर्जित करने के लिए, यानी इनकम अर्जित करने के लिए कोई भी काम, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कृषि किस क्षेत्र में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया जो कच्चे माल होते हैं वो सब किसके में आते हैं, या कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, माइनिंग का भी याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो मैंने आपको बताया कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना किस में आएगा, उद्योग आपका
द्वितीयक में आएगा, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बैंक किस क्षेत्र में आता है, यानी कि जो बैंकिंग सुविधाएं होती हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया क्या कि वो आपका तृतीयक में आएगा, तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। खेती है, नहीं सर ये तो फर्स्ट का है, प्राइमरी सेक्टर का है। खनन है, ये भी प्राइमरी सेक्टर का है। परिवहन या निर्माण, निर्माण का मतलब मैंने बताया ना, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी का है। और यहाँ पे जो आपका परिवहन का मतलब सुविधाएं हैं, हमें सुविधा प्रदान करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, कच्चे माल को किसमें, सर पक्के माल में या तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया उद्योग की मदद से, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है, क्या ये व्यापार से है, प्रकृति से है, उद्योग से है, सेवाएं से। मैंने आपको क्या बताया, जो आपको नेचुरल चीजें मिले वो आपका क्या है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपके एमसीक्यू है ये आपके लिए कितने इजी हो जाते हैं जब आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तब। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो आप सारे एमसीक्यू को ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे। जैसे कृषि के बारे में पूछ रहा, वहां पे आपसे मत्स्य पालन पूछ लेगा, खनन पूछ लेगा, बोल देगा प्रकृति से रिलेटेड चीजें, तो आप सारे का आंसर वहां पे कर ले जाओगे। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा कि इसमें से पब्लिक सेक्टर क्षेत्र का उदाहरण कौन है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका सरकार क्या हो, हेड हो, यानी जिसपे आपका सरकार का क्या हो। तो याद रखिएगा, सरकार का अगर कंट्रोल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे ये आपका सार्वजनिक है, पब्लिक है। तो कौन सा, निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं, टाटा भी नहीं सर, निजी बैंक भी नहीं। याद रखिएगा कौन सा, आपका भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे जो है वो आपका सरकार के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर के थ्रू, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा, निजी क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है। तो सिंपल सा, कौन किसके पास होता है, सहकारी समिति का मतलब आपका जो कोऑपरेटिव का होता है। कोऑपरेटिव का मतलब इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव आपका कमेटी। कोऑपरेटिव का मतलब मैं आपको समझा दे रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं ये कहूँ कि होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे अमूल जो है ना, वो एक प्रकार की कोऑपरेटिव जिसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा उसमें किसान दूध को उत्पादित करेंगे और जो कंपनी है वो उसके कुछ लोग, दोनों लोग मिल करके रिस्क को उठाएंगे कि हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, और जितना जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी किसान 50% मान लो हो जाते हैं और 50% कंपनी वाले, जो फायदा होगा 50% यही ले लेंगे, 50% यही ले लेंगे। घटा होगा तो दोनों लोग सहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। पंचायत बिल्कुल नहीं, निजी व्यक्ति या कंपनी या फिर सरकार। तो ध्यान दीजिए सरकार तो करेगी नहीं। पंचायत से क्या मतलब, यहाँ पे कोऑपरेटिव भी ये भी नहीं करेगा। याद रखिएगा जो आपके प्राइवेट वाले होंगे, प्राइवेट व्यक्ति जिसने उसको कार्य को खोला है या फिर कंपनी ने, तो उसको ये चीजें रहेंगी, उसके पास इसका अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या होती है। तो मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होगा, आपका वेतन फिक्स होगा, बढ़ेगा भी, पेंशन मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, सारी प्रकार की आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि जो आपकी नौकरी होती है वो कैसी होती है, सुरक्षित होगी। तो इसी को क्या कहेंगे, आपका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो क्या इसमें कम वेतन, गलत है, कोई नियम नहीं, ये भी गलत है, अनियमित वेतन, ये भी गलत है। याद रखिएगा आपको नौकरी की सुरक्षा ये आपको पता होती है कि आपको नौकरी आपकी रहेगी, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। आगे बोला असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, नौकरी की असुरक्षा, नियमों का पालन, नौकरी की सुरक्षा या फिर निश्चित वेतन। तो निश्चित वेतन तो संगठित वाले को मिलेंगे, और नौकरी की सुविधा ये भी संगठित को, नियमों का पालन ये भी। याद रखिएगा जो नौकरी की असुरक्षा है ये क्या होती है, ये आपका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है कि कब आपकी नौकरी चली जाएगी ये किसी को भी पता नहीं है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, निम्न में से कौन असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है क्या, रेलवे कर्मचारी, दूसरा है दिहाड़ी मजदूर, तीसरा है बैंक कर्मचारी, और चौथा क्या आपको दिख रहा होगा, सरकारी शिक्षक। क्या सरकारी शिक्षक की जो नौकरी होती है उसको कभी भी लिया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं।
आपका बैंक कर्मचारी है उसको भी तुरंत रेस्टिकेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। रेलवे कर्मचारी उसको भी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे किसके हैं? ये आपके कह सकता हूँ सरकारी, ये संगठित क्षेत्र के होते हैं। जब कोई डेली काम करने वाला जो व्यक्ति है, यानी दिहाड़ी मजदूर जो है, इसकी नौकरी कब जा सकती है या कब तक की फिक्स होगी, ये किसी को भी पता नहीं। तो आपको ध्यान देना है, ये जो 3 है ये आपके संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये जो तीसरा है ये आपका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा किस क्षेत्र में आपकी आती है? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। कैसे जानेंगे इसके? क्या ये नेचुरल है, यानी नेचर के थ्रू हमें मिल रही? बिल्कुल नहीं। क्या ये कंपनी या फिर कह सकते हैं ये इंडस्ट्री में बनाई जा रही शिक्षा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा तो मैं आपको सुविधा दे रहा, यानी कि सुविधा देना किसमें आपका तृतीयक में आएगा। क्या ये निजी है? बिल्कुल नहीं। निजी स्कूल होगा तो याद रखिए वो असंगठित, यानी कि वो आपका आ जाएगा किसमें? आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा? क्षेत्र पूछ रहा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या फिर निजी। तो याद रखिएगा प्राथमिक तो होगी नहीं, द्वितीयक भी नहीं होगी, निजी भी नहीं होगी। याद रखिएगा ये किसके थ्रू आएगा? मैं आपको सुविधा दे रहा तो ये आपका तृतीयक के थ्रू आ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? आपसे बोला संगठित क्षेत्र में कौन सी सुविधा मिलती है, यानी कि इसमें आपको मैंने क्या बताया? पेंशन मिलती है। पेंशन को क्या कहते हैं? भविष्य निधि कहते हैं, यानी भविष्य में आने वाले टाइम में पैसा भी मिलेगा। क्या इसमें कोई नियम नहीं होता है? सर होता है, पालन तो करना पड़ेगा। आगे कम वेतन होगा? बिल्कुल नहीं, फिक्स होता है। असुरक्षा होगी? ऐसा भी नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी तो गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। कौन सा आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा? बोल रहा कि वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र के लोग हैं वो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अब वो धीरे धीरे कह रहे हैं, कह सकते हैं कि सुविधाएं देने वाले सेक्टर में आ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो स्टार्टिंग में किसानी कर रहा, बट वो सोचता क्या है कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ लिख करके क्या करे, कोई अच्छी सी जॉब कर ले, यानी अच्छी सी नौकरी पाया जाए। तो वो जब बनेगा क्या, अगर बाय द वे गवर्नमेंट जॉब पा गया तो वो सुविधाएं प्रदान करेगा, और जब सुविधाएं प्रदान करेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आपको ध्यान देना है वो आएगा आपका तृतीयक के थ्रू। यानी कि आपका डी वाला गलत हो गया, ए वाला भी गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि डाक सेवा किस क्षेत्र में आती है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डाक सेवा है वो एक प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहा। क्या दे रहा? याद रखिएगा ये एक प्रकार की हमें क्या दे रहा? ये आपकी सुविधा प्रदान कर रहा। और ये अगर हमें सुविधा प्रदान कर रहा तो ये सार्वजनिक में तो आएगा। ऑप्शन अगर सार्वजनिक होता तो वो भी लगा देते, लेकिन हमें सुविधा मिल रही। तो क्या ये नेचुरल है? बिल्कुल नहीं। उद्योग बनाया जा रहा है, यानी कि कंपनी इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है? नहीं। असंगठित भी नहीं है। तो याद रखिएगा ये आपका तृतीयक में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला? खनन किस क्षेत्र में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आपके ये पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आपको ये नेचुरल मिलता है तो किस में होगा? प्राइमरी में। बाकी जो इसके 3 ऑप्शन है वो आपके गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? बोला कि सरकारी जो बैंक है वो किस क्षेत्र में आएंगे? क्या ये सार्वजनिक में आएंगे, असंगठित में आएंगे, सहकारी में आएंगे या फिर निजी में? तो मैंने बोला ना आपको कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, असंगठित का मतलब ये भी मैंने आपको समझाया, निजी का मतलब भी, और सार्वजनिक में जिसमें सरकार का हो तो वो किसको बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पब्लिक या फिर सार्वजनिक। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? निर्माण कार्य किसमें है? निर्माण का मतलब क्या? मैंने बोला ना विनिर्माण, और विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना। याद रखिएगा विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग का जब आप काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, वो आपका आता है द्वितीयक में। यानी कि ये आपका तीसरा, सी भी गलत हो, डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ए गलत हो गया। कौन सा आ जाएगा आंसर? आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देने। इसके बाद हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र का कार्य है? यानी सेवाएं किस में मिल रही? खेती में नहीं, कपड़ा बनाने में भी नहीं, खनन में भी नहीं। याद रखिएगा जो परिवहन है ये सेवाओं को प्रदान कर रहा।
तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका किस तरीके से करेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें हमें जो परिवहन है वो हमें क्या करता है, सुविधाओं को प्रदान करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को क्या क्या नहीं मिलता है, उनका क्या मिलता है, याद रखिएगा निश्चित वेतन मिलता है, तो याद रखिएगा ये नहीं मिलेगा। और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ये नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलता है, तो आपसे इसमें निश्चित वेतन भी नहीं मिलता है, उपरोक्त सुरक्षा भी नहीं मिलती, यानी कि सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, नौकरी की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, यानी कि जितने भी हैं ये कुछ भी नहीं मिलेगा तीनों में से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आंसर अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको ये चीजें याद रखना है। ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं आपके लिए, मतलब कि ज्यादा आपका सिलेबस बड़ा नहीं है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सिंपल से देखने को मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों की सेवा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिख रहा होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें कौन हस्तक्षेप करता है या फिर जिसका अधिकार होता है किसका, तो याद रखिएगा जिसपे गवर्नमेंट का आपका अधिकार होता है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा। 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें होता है लाभ कमाना, पैसे कमाना, क्योंकि कोई व्यक्ति प्राइवेट ऐसे ही काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान देना, बाकी 3 इसके गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बैंक प्राथमिक क्षेत्र है, गलत है, खेती तृतीयक क्षेत्र है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है हमसे पूछा है ना, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है, शिक्षा प्राथमिक, ये तो गलत हो गई सर, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला, भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, यानी ज्यादातर लोग किस में मूव कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया जो आपका तृतीय क्षेत्र है इसमें ज्यादातर लोग अब आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कह सकता हूँ 2 आपके यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। पहला कौन सा था, आपका डेवलपमेंट वाला टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा मैंने आज आपको कह सकते हैं कि जो आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी था इसके बारे में पढ़ाया, ज्यादा था नहीं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड चीजें ही पढ़िए, ज्यादा मटेरियल के पीछे ना भागिए, लिमिटेड चीजें रखिए, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सको। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।